हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश प्रजापति आज अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैंने क्लास 11 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का पार्ट 3 नंबर लिया है। इसके पहले मैं पहले चैप्टर से 2 पार्ट करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो हमारे आप लोगों के समझ में आए होंगे और आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और कॉपी पर नोट किया होगा। अब ये वीडियो है जो आप सभी के सामने मैं पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर इस तरह के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर का पार्ट 3 है। पिछले इस चैप्टर के पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया था कि भौतिकी क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें लगभग मैंने बता दी थी। उसका कार्य क्षेत्र और रोमांच, जो भी स्थूल क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्र थे, उसके बारे में लगभग बता दिया था। आज मैं बात करूंगा इसके भौतिकी नियमों की प्रकृति। हेडिंग क्या रहेगी तुम्हारी? भौतिकी नियमों की प्रकृति। नियमों की प्रकृति, भौतिकी नियमों की प्रकृति। अब बात करें भौतिकी नियमों की प्रकृति क्या होती है, तो देखिए भौतिकी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है इसमें हम सूक्ष्म भाग और स्थूल भागों का अध्ययन करते हैं। जैसे सूक्ष्म भाग में परमाणु, अणु और नाभिक से संबंधित घटनाएं, और स्थूल भाग में तारे, आकाशगंगाएं और सूर्य, ब्रह्मांड और ये जो भी है हमारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, उपग्रह, इनके सब के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके अध्ययन के लिए हमको एक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी पिंड जो भी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है उसके अध्ययन के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है जो भौतिकी के अंतर्गत आता है। अब वो सिद्धांत कैसा हो सकता है? जैसे बात करें कि कोई भी वस्तु है वो संरक्षी है या असंरक्षी है, ये कौन बता सकता है? ये भौतिकी नियम यानी भौतिकी के सिद्धांत जो भी हैं वही बता सकते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु का लॉस नहीं होता है यानी कि वो नष्ट नहीं होती है, वो अपने आप में अपनी निश्चित मात्रा को बनाए रख सकती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह वस्तु संरक्षी वस्तु है। अब बात करें तो भौतिकी नियमों की प्रकृति यानी कि भौतिकी नियमों के सिद्धांत जो भी हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये संरक्षी सिद्धांत को दिखाते हैं, संरक्षण के सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? संरक्षण के सिद्धांत को। तो संरक्षण के सिद्धांत में आ जाता है तुम्हारा पहला ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए हमने आप लोगों को बता रखा है कि जो हमारा संसार है वो 2 चीजों से ही मिलकर बना है, एक तो द्रव्य तथा ऊर्जा। एक तो द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा दोनों अविनाशी हैं। ये द्रव्य की अविनाशिता के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी द्रव्य हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है वो अविनाशी है, नष्ट नहीं हो सकता है। और ऊर्जा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक दूसरे में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे बात करें तो विद्युत ऊर्जा जो होती है हमारी, विद्युत ऊर्जा
ये चेंज हो जाती है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है? प्रकाश ऊर्जा में। बात करें और कई तरह की ऊर्जाएं आपस में चेंज होती हैं, जैसे हम बात करें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। इन सभी ऊर्जाओं को आपस में चेंज करने के लिए एक युक्ति की आवश्यकता पड़ती है, एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके नाम दिए गए हैं। ये विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदलेगा? बल्ब के जरिए बदलेगा। और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलेगा? विद्युत मोटर के जरिए बदलेगा। और यांत्रिक ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा में चेंज हो सकती है, कैसे? डायनमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर में क्या लगा होता है? डायनमो लगा होता है, जिससे हमारा बैटरा क्या हुआ करता है? चार्ज हुआ करता है। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। बात करें अपनी ध्वनि ऊर्जा जो हमारी होती है, ध्वनि ऊर्जा, यानी कि हाँ, विद्युत ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। विद्युत ऊर्जा जो है ये ध्वनि ऊर्जा में भी चेंज हो जाती है। ध्वनि ऊर्जा, जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो माइक्रोफोन में क्या होता है? हमारी आवाज जो जाती है वो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड होती है और एक तार के जरिए दूसरे जो वहां पर जिससे हम बात करते हैं उसके पास तक पहुंचती है, संग्राहक के पास तक। तो वहां पर क्या होता है? हमारी ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर वहां पर पहुंचती है तार के जरिए। तो ध्वनि ऊर्जा आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि किसी प्रकार की ऊर्जा को, आप लोग लिखेंगे कॉपी पर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जाओं को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब के द्वारा किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर युक्ति के द्वारा चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे अपने आप सोचकर। जैसे हमारी विद्युत ऊर्जा को चित्र ऊर्जा में बदलना या ध्वनि ऊर्जा में बदलना, रेडियो के द्वारा ध्वनि ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, चित्र ऊर्जा में, टेलीविजन के द्वारा चित्र ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। और कई तरह के एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं ऊर्जाओं के रूपांतरण के। तो ये पहली हेडिंग आप लोग लिख लिए होंगे। अब दूसरी हेडिंग लिखेंगे। दूसरी हेडिंग है रेखीय संवेग संरक्षण। दूसरी हेडिंग क्या है? अभी हमने पहली हेडिंग पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और यहाँ पर दूसरी हेडिंग रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आप लोग इसके अंतर्गत लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के निकायों पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो, यदि किसी वस्तु के निकायों पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो उस वस्तु का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। तो उस वस्तु का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप लोग जानते होंगे संवेग को P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता क्या है? mv। m फॉर द्रव्यमान है और v फॉर वेग है, यानी संवेग हमारा क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहाँ पर बात होती है संवेग की। तो एक वस्तु है जो राउंड करते हुए जा रही है, या कह सकते हैं गति करते हुए जा रही है, तो उसमें उस वस्तु में अपना द्रव्यमान होता है वस्तु का, और जो जितनी भी गति से वो चल रही वेलोसिटी से वो v होती है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या बनता है? संवेग बनता है। और यही संवेग जो होता है वो वस्तु में नियत बना रहता है। कब? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं इसको हम गति विषयक
इसको जो है हम न्यूटन के पहले नियम से भी जोड़ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर संवेग भी इसी तरह से हो जाता है। ये हो गई दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग तुम्हारी इसमें है, तीसरी हेडिंग है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब इसकी बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु के निकायों पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण, वहां पर बाह्य बल की बात हुई थी, यहां पर बाह्य बल आघूर्ण, यदि किसी वस्तु के निकायों पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण नियत हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। ये आप लोगों की तीसरी हेडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर बल, वहां बल था, यहाँ पर बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण जो होता है ये बल गुणे दूरी के बराबर होता है। यानी कि बल तो आप लोग जानते ही होंगे, और यहाँ पर बल आघूर्ण की बात करें तो ये बल गुणे दूरी, यानी बल को दूरी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो जो मान आता है वो बल आघूर्ण होता है। अगली हेडिंग है तुम्हारी चौथी नंबर की हेडिंग आती है। चौथी हेडिंग होती है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। अगली हेडिंग है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर हमने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा था, अब यहाँ पर द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण। अभी तक हम लोग क्या जानते थे, पहले बहुत पहले जब आइंस्टीन नहीं आए थे उसके पहले की बात कि कहा गया द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे पर अनिर्भर है, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा पर और ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जब आइंस्टीन आ गए तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, कहा कि E बराबर mc²। ये फार्मूला आइंस्टीन ने दिया और उसमें कहा E जो होती एनर्जी होती, m जो होता द्रव्यमान होता, c जो होता ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। तो कहा कि E को m में आपस में चेंज किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। तो इसी नियम के आधार पर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया, इस सूत्र के आधार पर। और इस नियम में बताया गया कि किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान नियत रहता है, अगर उसके द्रव्यमान में कमी आती है तो उसके ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और यदि उसके ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। फिर से लिखिएगा आप लोग, इस सिद्धांत इस संरक्षण नियम से नहीं, फिर से इस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, लिखेंगे इस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान व कुल ऊर्जा नियत रहती है। आगे लिखेंगे यदि उसके द्रव्यमान में कमी होती है तो उसी मात्रा के हिसाब से उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और यदि उसकी ऊर्जा में कमी होती है तो उसी मात्रा के हिसाब से उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये होता है तुम्हारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके अनुसार क्या है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का आपस में बैलेंस बना रहता है। अगर ये कम हो गया किसी वस्तु में तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा, उसी हिसाब से। अब 5वां नंबर अगली हेडिंग है, लास्ट है तुम्हारी हेडिंग, लास्ट हेडिंग है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण,
आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश संरक्षण, इसके अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। लिखेंगे आप लोग, इसके अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। बात करते हैं विलगित निकाय। कौन सा निकाय? विलगित निकाय। तो विलगित निकाय क्या होता है? निकाय आप लोग जनरली 3 प्रकार से पढ़ेंगे, शायद अभी ना पढ़े हों। एक तो खुला निकाय होता है, खुला निकाय। दूसरा होता है बंद निकाय। तीसरा होता है विलगित निकाय। देखिए यहाँ पर जो निकाय शब्द है, निकाय का एक बॉडी पिंड से होता है, यानी कि एक ठोस वस्तु से होता है अपना निकाय। निकाय का तात्पर्य कोई भी चीज, ये क्या है हमारे पास? निकाय है। जो हमारा शरीर है ये निकाय है। कोई भी ठोस वस्तु है वो क्या है? निकाय है। निकाय शब्द एक ठोस वस्तु के लिए जनरली दृढ़ पिंड के लिए यूज किया जाता है निकाय शब्द। तो खुला निकाय वह निकाय होता है जिसमें से कोई सिस्टम है तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाए, यानी ऊष्मा जो है बाहर निकल जाए। इसको क्या, ऊष्मा बाहर निकल जाए और द्रव्यमान भी बाहर निकल सके, तो इसको बोलते हैं खुला निकाय। और कोई दूसरा है, अगर इसमें से केवल ऊष्मा बाहर निकल सके, द्रव्यमान बाहर न निकल सके, द्रव्यमान में कोई लॉस ना हो प्रक्रम के दौरान, तो इसको बोलते हैं बंद निकाय। और विलगित निकाय क्या होता है? इसमें से ना तो ऊर्जा, ऊष्मा और ना ही द्रव्यमान, कोई भी चीजें बाहर निकल ना सके, आदान प्रदान ना हो सके ब्रह्मांड से यानी परिवेश से, तो उसको बोलते हैं विलगित निकाय। तो यहाँ पर बात हुई आवेश संरक्षण में। इसके अनुसार किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश जो होता है संरक्षित रहता है, यानी नियत रहता है। यानी कि विलगित निकाय है तो उसमें से जो है ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी। ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा, और आवेश भी हमारा एक प्रकार की उसमें ऊर्जा ही होती है। तो यहाँ से ये विलगित निकाय है तो ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी। अगर बात करते हैं यही खुले निकाय या बंद निकाय में, तो ऐसा ये नियम फॉलो नहीं करेगा। तो ये था हमारा आवेश संरक्षण का नियम। तो आज था ये आज जो ये हमने टॉपिक लिया था भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और संरक्षण के सिद्धांत के 4-5 पार्ट हमने यहाँ पर देखे। ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण और आवेश का संरक्षण, 5 हेडिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा, और आप लोग ये कॉपी पर लिख लेंगे डेफिनेशन, और लिखने के बाद हमको दिखाएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।